वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक और क्लास में। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए क्लास। ये रहने वाला है फिर से क्लास 8 के लिए रहेगा। चैप्टर 1 रहने वाला है सिविक से लेकर यानी पॉलिटिकल से लेकर। अभी तक हमने ज्योग्राफी हिस्ट्री का क्लास कर चुके हैं। अब हम सिविक्स का चैप्टर 1 करने वाला है। यूपीएससी वीपीएससी या फिर टीआरई 4.0 या फिर किसी क्लास के लिए भी हो, चाहे 8 में क्लास में ही क्यों ना हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जो है पूरा ये जो एनसीईआरटी का बुक है इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ जाएंगे पूरा चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, बिना समय गवाए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है आपको। ये फिगर जो है आपका देख लेते हैं भारतीय संविधान के बारे में जो पूरा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय संविधान के जितने भी यहाँ पर थे लोग सदस्य थे, सारे यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सभी का फोटो है, सभी का फोटो देख सकते हैं। सभी लोग खड़े होकर फोटो खिंचाएं। आप इसमें जो है ध्यान पूर्वक जो है देखकर पहचान सकते हैं व्यक्तियों की कौन कहाँ पर है। ठीक है, चलिए बाकी हम चलेंगे अगले। यहाँ पर देखो, आप जैसे देख सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, नेहरू जी हैं। तो अपने अपने आप ढूंढ लेना। बाकी अगर हम चैप्टर पर चलते हैं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले इसमें शिक्षकों के लिए बात कही गई। अगर इसको आप पढ़ना चाह रहे हैं शिक्षक के लिए, वो आप इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन हम जो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, इस चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान। इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान से हमें ये स्टार्ट होती है चैप्टर। हमारा कहता है कि इस अध्याय में हम जो है फुटबॉल के खेलों से अपनी बात शुरू करेंगे, यानी एक कहानी के तौर पर समझेंगे कि आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में जरूर सुना होगा, फुटबॉल के बारे में। और बहुत से लोगों ने आप लोग खेलते भी होंगे, खेले भी होंगे फुटबॉल को। जैसे कि इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि यह खेल पैरों से संबंधित है, फुटबॉल। ठीक है, तो फुटबॉल का एक नियम है, और नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा कोई भी खिलाड़ी गेंद को अपने बाँ हाथ से नहीं छू सकता, हाथ से नहीं छू सकता। और अगर किसी खिलाड़ी की बाँ गेंद को छू देती है, कोई खिलाड़ी अगर गेंद को छू देता है खेलते समय, तो इसे फाउल या गलत माना जाएगा। और कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों से लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं, और इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम हैं, यानी जैसे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं, और इन्हीं समाज का स्वरूप तय होता है। और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है कि बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह आम सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। कक्षा 6 से 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें हम यह भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं कि इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा होता है कि हमें संविधान की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है? और क्या आपके यह जानने की कोशिश की है कभी कि संविधान कैसे लिखा गया, किसने लिखा, या उसे किसने लिखा था? या इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता पर ध्यान देंगे। और ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हमने कुछ बातों पर विशेष जोर दिया है। तो आइए पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है कि आखिर हमारे देश को संविधान की जरूरत पड़ी, तो आखिर पड़ी क्यों? ये पहला आपका सवाल निकल के आता है। ठीक है, तो पहले सवाल पर हम चलते हैं। देखो, 1934 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की गठन की मांग की। सही बात है। अब जब आगे चलते हैं, और पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया उन्होंने केवल भारतीयों को लेकर बनने वाले एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई, और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। और जैसे पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र को आप संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया, जो आपने ऊपर देखा था जितने भी फिगर, वो जो है संविधान के कुछ सदस्य हैं। और दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। लगभग 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी जो नियति है और भविष्य तय करने का मौका मिला, और संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्र संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। और संविधान सभा के कामों के बारे में आप इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे बगल में दिए गए चित्र पर आप देख सकते हो, जवाहरलाल नेहरू जो क्या कर रहे हैं, वो संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये फिगर आप देख सकते हो, ये देखो ये जो आपके देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू है, ये अब क्या कर रहे हैं, संविधान सभा के लोग बैठे हुए हैं, उनको ये क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। ठीक है,
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होते हैं। सही बात है। जैसे ये संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमति हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के पद्धति के रूप में अपना सकते हैं, और इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर ही एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। ठीक है। देखो यहाँ पर आपका एक देखो आंदोलन के हिसाब से आप देख सकते हो कि किस तरह से नेपाल में जो है लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं, और 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही, और अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गाँवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव को बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, और फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले ली, और नवंबर 2005 में माओवादियों ने अपनी राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इन समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजाओं की ओर से दी गई इन छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया। आखिरकार अप्रैल 2006 में क्या हुआ? 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा, और 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। वही 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जो जनतांत्रिक आंदोलन है उसके दृश्य जो है आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर चित्रों में देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा चित्र। ठीक है, किस तरह से देख सकते हो। अब बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो अपने आप को लोकतंत्र बताती है, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सी ऐसी कंट्री है आप जिसको देख सकते हो। अब बात करें तो ये देखो, इन बातों का क्या मतलब है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इन बातों का क्या मतलब है कि यह समझने के लिए आइए हम दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। अब जैसे दोनों घटनाओं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना है। घटना यह है कि समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतिम संविधान की मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था, उसे नए संविधान की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? इसका कारण यह है कि कुछ समय तक पहले नेपाल एक राजतंत्र था, वहां राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पहला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी, अगर वो मर गया तो फिर उसका बेटा बैठेगा। ठीक है, तो नेपाल के लोग कई दशकों से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे, और इसी संघर्ष में फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे। वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे। जिस तरह फुटबॉल के खेलों में नियम बदलते ही खेल बदल जाती है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतंत्र शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देशों के लिए एक नया संविधान अपनाया, और ऊपर के चित्र में साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्षों के बारे में बताया गया है कि संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। और नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की जो बागडोर है वह राजा और मंत्री परिषद के हाथों में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, भूमिका अदा करेगा।
साथ ही लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं और ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का क्या कर सके, जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। ठीक है, जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। चलिए आगे समझते हैं। फिर भी इस बात की जो संभावना है वो हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। अब राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। मान लो इंडिया में ही कोई जो है ऐसा नेता, मान लो प्रधानमंत्री जो है कोई गलत फैसला ले लिए हमारे लिए, तो हमें वो बहुत हानि हो सकती है हमें उससे। तो इससे ये तो राजा हो गया प्रधानमंत्री, तो इससे बचने के लिए हमारा संविधान इंपॉर्टेंट है। संविधान के हिसाब से उसे काम करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से संविधान जरूरी है और लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे देगी चित्रकथा पट में देखा जा सकता है। ये देख सकते हैं कि एक कहानी के तौर पर बताया गया। जैसे एक कहानी सिंपल सा बता दें आपको। कहानी ऐसा है कि जैसे एक बच्चा है, मान लो शरारती, और एक राव मैडम है, उसने क्या किया, इस बच्चे को कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है, तो आप सब बच्चे का ध्यान रखो। कोई भी बच्चा बदमाशी करता है तो उसका क्या करना है, नाम लिख देना है बोर्ड पर, शिकायत करना हमसे। तो एक लड़का है इस तरह से, एक कोई नाम का एक लड़का है, रवि नाम का मान लो। तो वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है चुपचाप, सीधा साधा बच्चा है, और इस लड़के से उसकी दुश्मनी है, मॉनिटर बना दिया है उसको, तो दुश्मनी है। अब वो दुश्मनी निकालने के लिए जानबूझकर बोल देता है कि मैम ये जो आप गए थे तो ये हल्ला कर रहा था, परेशान कर रहा था। अब क्या हुआ कि मैडम हम बोलते रहिए कुछ कि मैडम मैंने तो कुछ नहीं किया है, लेकिन जो है आपका मैडम वो तो जानती नहीं ना कि आखिर क्या सच है क्या गलत है। ठीक है, मॉनिटर की बात मान ली क्योंकि वो मॉनिटर है, और इसी की वजह से अब 100 बार उसको लिखना पड़ा कि मैं मॉनिटर को कभी तंग नहीं करूंगा, ठीक है, रवि को। तो एक कहानी के तौर पर आप ये समझ सकते हो। अब जैसे मॉनिटर अपनी का शक्ति है मॉनिटर के पास, ठीक है, और आप जो है क्या हो, आप एक सीधे साधा आम आदमी हो। तो मान लो कि मॉनिटर हो गया, मान लो प्रधानमंत्री के तौर पर समझ लिया, और एक आप आम आदमी हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो कुछ लगा देगा आप पर, यानी मॉनिटर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है, चलिए, बाकी लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसा नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकार वाले खंड दिए गए हैं। और क्या आपने कक्षा 7 के पुस्तक में दिए गए दलित दलित जो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि उसके अनुभवों की कुछ यादें याद है? उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किसी तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा था। वह अपना आपने पढ़ा था कि जो भारतीय संविधान है वो देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण काम यह है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। जैसे एक बात कही गई, नीचे दिया गया है कि खेलों की घंटी शुरू हुई है। अब यहाँ पर एक बॉय ग्रुप एक गर्ल ग्रुप है, तो इसमें बॉय कह रहा है हम क्रिकेट ही खेलेंगे और गर्ल कह रही है बास्केटबॉल खेलेंगे। अब जैसे इसमें विवाद हो गया है। अब शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए कहते हैं कि ज़्यादा जो हाथ उठाएगा जिसकी तरफ से, तो वो क्या किया जाएगा, जीतेगा। तो मान लो बॉय का क्लास में संख्या 22 है और बाकी 8 ही, मान लो कि 30 बच्चे हैं, लगभग 8 जो है गर्ल की है और 22 जो है लगभग बॉय की। तो ज़्यादा 22 लोग ने हाथ उठाया तो जीत गया बॉय लोग कि हाँ क्रिकेट ही खेला जाएगा। तो एक तरह इस तरह से जो है क्या है, कहा जा रहा है कि यह तो होना ही था क्योंकि लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है, इसकी वजह से जीत गई। अब यहाँ पर कहा क्या जा रहा है ये जानना जरूरी है कि लोकतंत्र में जो संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। ठीक है, अब जैसे बात कर लेते हैं कि इस तरह के अवस्थ हालत लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता है जिनमें अल्पसंख्यकों को सहमति नहीं होता और उनका नुकसान होता है। जैसे कि इन चित्र कथा पट से पता चलता है कि बहुमती की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है और संविधान में दिए गए इन नियमों से इस बात का ख्याल रखा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यक संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है जिसे अंतर समुदाय इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं जिसे अंतः सामुदायिक इंट्रा कम्युनिटी
वर्षव कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे संविधान क्यों होना चाहिए, हमें ये भी जरूरी है। संविधान होना क्या चाहिए, क्यों होना चाहिए? तो इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकते। यह बात सुनने में जरा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है और इसे समझने के लिए नीचे चित्र पट्टा पट पर जैसे एक सिंपल सा ये बात ये समझो कि मान लीजिए कि कोई आपदा ही आ चुकी है, तुम कोई गलत फैसला ना ले लें, ठीक है, और गलत फैसला ना लेके देश को नुकसान में ले जाएं। तो इसी को लेकर हम संविधान का उपयोग करते हैं और संविधान में इसके बारे में दिया होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए एक सवनन दुविधा में है। दुविधा में ये है कि उसके जो मान लो कि उसका कल परीक्षा है, उसको 2 अध्याय बाकी रह गया पढ़ने के लिए। अब जैसे माँ बाप क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहा है, तो सबनम कहती है कि अब मैं परेशान हो रही हूँ क्योंकि आप लोग टीवी देख रहे हो। अगर आप लोग टीवी देखोगे तो मुझे भी टीवी देखने का मन करेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया है, माँ बाप ने टीवी बंद कर दिया। अब जो शबनम है उसने एग्ज़ाम देना शुरू किया, तो एग्ज़ाम जब देने गई तो उसने कहा अच्छा हुआ मैंने कल टीवी नहीं देखा, क्योंकि जो मैंने 2 चैप्टर पढ़े थे उससे ही ज़्यादा सवाल आए हैं। अब यहाँ पर ये समझने की बात होता है कि शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टीवी नहीं देखा, सिंपल सा बात है। संविधान हमें ऐसे फैसले से लेने से रोकता है जिनमें उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचती है जिनके देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन होना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस-नहस कर देगा। ऐसे गलत-गलत फैसले जो हैं, मान लो कि एक टाइम के लिए आपको ये विचार जो लगे हाँ सही है, लेकिन एक टाइम के बाद आएगा ऐसा कि आपका जो है फिर आपको विचार करने के लायक ही नहीं छोड़ेगा और फिर जो है आपका, ठीक है, जो एक समय के लिए आपको बचा रहा था फिर वो कभी भी नहीं आपको बचा पाएगा। तो एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के जो उन्माद से बचाता है और यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ठीक है, आप सिंपल से जानते हो हमारे संविधान का निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, तो उन्होंने कितने सोच समझ के कितने अध्याय करके आप लिखे होंगे जब ये जो आपका पूरा संविधान है। ठीक है, क्योंकि अगर फ्यूचर में ऐसे ही वो जानते हैं कि फ्यूचर में क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है और जो भी प्रॉब्लम आएगी उन सभी का जो हल जो है ये बुक में रहेगा। ठीक है? चलिए, अब इस चर्चा से आप समझ जाएँगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए, आगे चलते हैं। एक यहाँ पर कोड दिया गया है, आइए हम निम्नलिखित उदाहरणों से जो बड़े मूलभूत नियम हैं उनका तरीका को पढ़ें और इस ज़रिए दोहराएँ कि लोकतंत्र समाजों में संविधान इतना महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है। ठीक है? एक ये जो बाकी है इसमें आप इसको भर देना, ये सिंपल सी बात है। ठीक है? आपके बुक होगा तो उसमें आप भर दीजिएगा इसको, बाकी हम आगे चलते हैं। अब आइए हम अब जो भारतीय संविधान के कुछ आयामों का अध्ययन करें कि इस बात को समझने की उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करती है। भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण क्या है? 20वीं सदी तक आते-आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था और स्वतंत्र संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ा था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचार शासन ने भारतीयों के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्रता भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन ऐसा किया जाए और उसमें कामकाज के नियम हो क्या हो और यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था और इसमें लगभग जो है 300 लोगों ने योगदान दिया था जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, और भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही।
और संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी और भावी संविधान के नए नए प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे कि संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो पिक्चर है वहाँ पर देख सकते हो, ये रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। थोड़ा ब्लर फोटो है, कोई बात नहीं। बाकी यहाँ पर बात निकल के आता है कि संविधान के इन सदस्यों के सामने जो है एक बड़ी जिम्मेदारी थी। अब हमारे देशों में कई समुदाय हैं, यानी उनकी ना तो एक भाषा है, ना एक धर्म है, ना ही एक जैसी संस्कृति है। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश जो है भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, अभी किधर जाएंगे, और जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी और संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे। लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीब उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे यहाँ पर समझते हैं कि आगे के हिस्सों में जो भारतीय संविधान है उसके कुछ महत्वपूर्ण आयामों का उल्लेख किया गया है और इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, प्रतिनिधित्व से जो महत्वपूर्ण उपरोक्त चिंताएं हैं उनको लगातार ध्यान में रखिए, जिनमें इस संविधान को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्यों को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह से हल किया। बाकी ये तो हम आगे समझते ही हैं। फिर यहाँ पर पहले हम समझ सकते हैं जो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारंभ कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हो, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़ कर शामिल हो। ठीक है, चलिए लोक सेवाओं मतलब जैसे अगर आप यूपीएससी बीपीएससी दे रहे हो तो इन सभी के लिए एग्जाम के लिए, ठीक है, सरकारी नौकरियां में वो भी हिस्सा ले, वो भी ये फॉर्म भरे, वो भी परीक्षा पास करे, वो भी बने अधिकारी। अब इसमें जो एक पॉइंट आता है संविधान में निकल के हमारा संघवाद यानी फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का सिंपल सा ये मतलब है, ये है कि इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना चाहिए। हमारे देश में राज्य स्तर पर, हमारे देश में जो राज्य स्तर पर बात कर लेते हैं जो संविधान है, ठीक है, देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे देश में राज्य स्तर पर सरकारें और जो केंद्र स्तर भी है, यानी पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 में किताबों में अपने राज्य के कामकाजों को देख सकते हैं। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। और भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब यह है कि यह शासन की ऐसी व्यवस्थाएँ विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठी मुट्ठी भर के ही लोग पूरे देश के फैसला ना लेंगे। यानी मान लो कि हमारा दिल्ली पूरा भारत का क्या है, कैपिटल है, मान लो ये पूरा भारत है, इसमें दिल्ली जो है कैपिटल है। अब यही पूरे देश का तो नहीं लिख सकती ना कि क्या कहाँ क्या होना चाहिए। इसी को लेकर एक पूरा मान लो प्रधानमंत्री पूरा देश को नहीं चला सकता, ठीक है, कि फैसला करेगा तो वही हो जाएगा। मान लो किसी राज्य के लिए सही फैसला हुआ, किसी राज्य के लिए गलत फैसला हुआ, और मान लो कि प्रधानमंत्री है, एक ही सत्ता है, तो वो क्या करेगा, गलत फैसला ले लेगा। यानी उसके हित में कोई और सरकार होनी चाहिए। मान लो जैसे बीजेपी कांग्रेस हो गया, तो बीजेपी कोई गलत फैसला ले लिया तो कांग्रेस उसके लिए खड़ा हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जरूरी है अपोजिट पार्टी होनी ही चाहिए। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जा सके। मान लो कि मान लीजिए हम सिंपल सा ये समझें, एक डिस्ट्रिक्ट है, पहला पूरा इंडिया है, मान लो पूरा इंडिया है। इंडिया क्या कर रहा है, पूरे स्टेट पर ठीक है अपना नियम लगा रहा है। मान लो उसके बाद क्या आता है, नियम समझ अच्छा नहीं लगा तो राज्य अपना नियम लगाएगा अपने राज्य पर। अब राज्य के अंदर फिर क्या आ रहा है, ठीक है, मैं एक बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा संविधान हो गया, फिर इसके अंदर राज्य आएगा।
राज्य फैसला लेगा। राज्य के अंदर मान लो कि फिर अब डिस्ट्रिक्ट आएंगे, कई सारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग प्रखंड होंगे, उस प्रखंड में अलग अलग गांव होंगे, गांव के अलग अलग मुखिया होंगे। तो इस तरह से जो है आपके पंचायत हो गए। इस तरह से जो है एक चलते रहता है प्रोसेस, और इसी प्रोसेस से देश हमारा डेवलप हो पाएगा। यानी एक आदमी कोई पूरे एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सिंपल सा बात है। अब यहाँ पर समझते हैं एक संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब में हम शुरू में कांता की कहानी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी उसने वोट डालने के कतार में खड़ी हुई। भारत का संविधान अपने वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। उसमें जो एक उनका क्या था, एक उनका जो मालिक था, मालिक भी वोट के साथ उसका खड़ा हुआ, लगने के लिए उसके पीछे खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर उसने देखा कि हाँ, जो हमारी संविधान में वोट डालने की शक्ति है वो तो हम लोग सब इक्वल हैं, हम लोग एक साथ दे रहे हैं। लेकिन जब उसका बच्चे की अगर तबीयत खराब हो गई तब उसने कहा नहीं, जब अगर मान ले कि वो बड़े लोग हैं तो उनको लाइन में खड़ीने की ज़रूरत नहीं है, हम गरीब लोग हैं इसलिए हमको लाइन में खड़ा होना ही पड़ेगा अपने बच्चे के इलाज के लिए, ठीक है। देख सकते हैं खुद किस तरह से वोट डाला जा रहा है तब के टाइम में। तो सब इक्वल है, सब इक्वल है। अब यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है ये जानना जरूरी है। यानी संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देखो, विधायकी में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिकी ऐसे लोग का समूह है जो कानून लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। और न्यायपालिकी की व्यवस्था ये है जिसके बारे में तीसरे में पढ़े को जो न्याय देता है, ठीक है, जो न्याय देता है। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया। इन सभी अंगों को शक्तियां एक दूसरे से अलग होती है। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रहता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है, ठीक है। जैसे संविधान सभा के सदस्यों का भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायकों का प्रति अपने दायित्व की अपेक्षा ही करने लगे, और इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधान को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों की सीमित और नियंत्रित किया जा सके, ठीक है। चलिए बाकी अब हम आगे चलते हैं। ये टॉपिक है, ये पढ़ लीजिएगा। अब इसमें चौथे नंबर पर हमारा मौलिक अधिकार के बारे में। जैसे एक देखो, इधर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, हाँ, लोगों की भी समानता होनी, लोगों की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई खुले में मतलब जा सके, कहीं भी जा सके, आने जाने के उसके प्रावधान हो, उसे व्यवसाय करने का, उनका पेशा क्या है, कारोबार क्या है, उसके अधिकार शामिल हो, उसको कोई रोक ना सके। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अब मान लो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर नहीं लगाना, अपराध होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई व्यक्ति कोई सा भी धर्म को अपना सकता है। सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, यानी मान लो अपना प्रचार प्रसार करना चाहता है या फिर सीखना चाहता है संस्कृति को, कोई भी संस्कृति को, तो उसके लिए उसका अधिकार रहेगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार मिलेगा, यानी उन्हें मौलिक अधिकार मिलेगा, ठीक है। यानी मान लो कि नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार को लगन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत में जा सकता है, ठीक है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार समझ सकते हो आप। मौलिक अधिकार हम समझ रहे, लेकिन मौलिक अधिकार है क्या? देखिए, मौलिक अधिकार वाला खंड जो है भारतीय संविधान की अंतरात्मा है, ठीक है। ये वो अधिकार है जिसे मान लो कि अगर संविधान के कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश किया तो वो मौलिक अधिकार मूल ढांचे जो है ये है। अब इसमें जैसे औपनिवेशिक शासन राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया गया, इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि संविधान स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाता है। यानी अगर कोई गलत फैसला ले रहा है तो मौलिक अधिकार कहेगा इसे रोक दो, नहीं रोकोगे तो फिर तुम्हारा सरकार खत्म। अब इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समग्र व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते हैं कि संविधान में ऐसे अधिकार का शामिल किया जाए जो उन्हें समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। और इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है कि पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो
कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा ये अधिकारी हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जो जनता है उनकी गरीबी दूर करने वाले कानून और नीति बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हम हमेशा अपने सामने रखें। ठीक है, यानी 13 से 14 वर्ष के बच्चों को इसमें काम नहीं करवाना है, मजदूरी नहीं करवाना है। धर्म निरपेक्षता यह मूल्य क्या है? जैसे धर्म निरपेक्षता राज वह होता है जिसमें राज अधिकृत रूप से किसी भी धार्मिक धर्म को राज के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। ठीक है, यानी हिंदू धर्म को पूरा नहीं धार्मिक बता देगा, ठीक है, ये राष्ट्रीय बना देगा। तो अलग अलग 22 लगभग टोटल ऑफिशियली लैंग्वेज है इंडिया में, आप जानते ही हो। चलिए, बाकी चैप्टर इसमें दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देख सकते हैं कुछ तरह से यहाँ पर नेहरू साइन कर रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद की फोटो देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो हमारा यहाँ पर जो है आखिर पूरा चैप्टर जो है खत्म होता है, और लगभग यहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिसमें प्रत्येक में संविधान, रेखाचित्र, तस्वीर बनाई है अथवा उन कविताएं, गीत लिखे तथा कक्षा में चर्चा करें, ये बनाने को आपको कहा गया है, आप बना सकते हैं। बाकी देखो इसमें काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन पूछेगा, इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सारे क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। यहाँ पर भी ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। चलिए, इधर भी आप ले सकते हैं, माइंड मैप भी आप कर सकते हैं। बाकी हम जो है इस तरह से आपका जो है पूरा एनसीईआरटी को कवर करेंगे, पूरा एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ तक क्लास चैप्टर खत्म होता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास के साथ। सब्सक्राइब करें चैनल, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले क्लास के साथ। धन्यवाद।